नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई है और एग्ज़ाम होंगी। प्री एग्ज़ाम के लिए नॉन टेक है आपका जनरल साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, जिसकी क्लासेज आपको रेगुलर शाम 6 बजे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई होप आप रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी के लिए। साथ ही बार्क की तैयारी के लिए बार्क प्री एग्ज़ाम क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नाम रखा है बार्क प्री एग्ज़ाम क्लासेज, आपको मिल जाएगी प्री एग्ज़ाम क्लासेज, इस प्रकार से प्लेलिस्ट का नाम है। तो जल्द से आप जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपकी पुरानी भी तैयारी हो जाए। हमने रेगुलर शाम 6 बजे क्लासेज अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। जनरल अवेयरनेस की हो चुकी है, जनरल साइंस की 2 क्लासेज हो चुकी है। आज मिक्स क्लास है जनरल साइंस और मैथ के क्वेश्चन की। आई होप आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। इन क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला है, 20 वोल्ट की संभावित अंतर वाली 2 बिंदुओं पर 10 कूलाम का चार्ज आने से कितना कार्य होगा। अब मैंने कल ही सारी यूनिट आपको करवाई है, यानी कि मात्रक क्या क्या होता है उस क्लास को देख लीजिए। एक भी मात्रक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जनरल साइंस में मात्रक के क्वेश्चन आते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, दाब का क्या होता है, दूरी का क्या होता है, सारी याद कर लीजिए। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा है वोल्ट और कूलाम देकर आपसे कार्य पूछा है। तो एक आपको फॉर्मूला बताऊं। फॉर्मूला वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन आप तीनों याद कर लीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है या सही कौन सा है। 4 आपको फॉर्मूले देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो तीनों याद कर लीजिए। पहला होता है आपके W बराबर क्या होता है, W बराबर आपकी V इंटू क्यू। V इंटू क्यू यानी कि कार्य बराबर वोल्ट इंटू आपका कूलाम चार्ज। दूसरा फॉर्मूला होता है आपकी वोल्ट बराबर W बटे क्यू। ये इसी से बनते हैं, आपको पता चल गया होगा कैसे बन रहा है, मैथमेटिक है। और क्यू आपको ज्ञात करना है तो W बटे V। ये 3 फॉर्मूले आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अभी जो फॉर्मूला पूछा है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे हमें दिया हुआ है, एक तो आपको वोल्ट दे दिया, कूलाम दे दिया, आपसे W पूछा है, दोनों की गुणा कर दीजिए। 20 वोल्ट की 10 कूलाम्स के साथ गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है 200 जूल। जूल क्यों आया, क्योंकि कार्य का आपके मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आई होप आप इजीली फॉर्मूलाज का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको समझ आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। आगे आपके पास क्वेश्चन है, बी और सी 35 दिनों में एक निश्चित काम को करते हैं। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आ चुका है कि 2 व्यक्ति उस कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो बताइए 3 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका जिंदगी भर कभी गलत नहीं होने वाला। क्या है देखिए, पढ़िए पहले तो। बी और सी 35 दिनों में एक काम करते हैं। मान लेते हैं कोई काम है, उसे बी और सी 35 दिनों में करते हैं, जबकि ए बी सी 3 जने मिलकर करते हैं उसे 17.5 दिनों में, यानी कि 17.5 दिन में। वही काम ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो अभी हम निकाल देते हैं कैसे करना है। पहले आपको देखना है कि ए नहीं है, पहले आपकी बी और सी है। तो बताइए बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में करते हैं, आप कहेंगे 35 दिनों में। थोड़ा मैं इधर लिखूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी जगह इसमें चाहिए सवाल में। ये लिख लेते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं 35 दिनों में। अब 3 जने मिल जाते हैं, ए बी और सी, तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं 17.5 दिन में। तो ये देखिए 17.5 दिन में। अब देखिए ये जो होता है ये टाइम होता है। हमें अब टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं, और टोटल कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप 35 का और 17.5 का एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जो दोनों से कटे। तो मैं 35 ले लेता हूँ। 35 क्यों लूँगा, क्योंकि 35 दोनों से संख्या कट रही है, तो ऐसी संख्या लेनी है आपको जो दोनों से कटे। तो मैंने 35 ले लिया है। अब देखिए 35 लेने से क्या हुआ, अब हमें देखना है, ये है आपका टोटल वर्क, ये है आपका टोटल वर्क, ये है आपका टाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा वर्क,
ये है टाइम, और हमें अब एफिशिएंसी चाहिए, इफिशिएंसी, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपके वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें आंसर निकालना होता है। तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे तो इस टोटल वर्क में, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला का सूत्र है। एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है तो टोटल वर्क में टोटल टाइम का हमें भाग देना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 35 का भाग देंगे, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और यहाँ 35 में आप 17.5 का भाग देंगे तो आपकी आ जाएगी 2। यानी कि बी और सी दोनों की एक एफिशिएंसी है और ए बी सी तीनों की 2 एफिशिएंसी है। तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कैसे, बी और सी की कितनी है, तो आपने कहा 1 है, तो ए और बी सी तीनों को जोड़ने पर 2 आ रही है, यानी कि ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की अकेले की एफिशिएंसी है इतनी। ए की ए प्लस बी प्लस सी आपकी कितना है, आप कहेंगे 2, और बी प्लस सी आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे 1। ये रहा एफिशिएंसी वाला, ये एफिशिएंसी आपको दिखाई दे रही होगी ना, यही मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको केवल ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, बी सी कॉमन है, काट देंगे, और बी सी की एफिशिएंसी आपको पता है माइनस कर देंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी आपकी आएगी 1। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 1 आएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, वही काम ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो काम ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं। काम ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी एक की आई है आपकी, ए की कितनी एफिशिएंसी आई है, आप कहेंगे ए, और टोटल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे टोटल टाइम आपकी, आपसे क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है ना, तो टोटल टाइम आपका टी मान लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, तो हमने एलसीएम निकाला है 35। जब आपको टी ज्ञात करना है तो 1 का उसमें भाग दे दीजिए, और 1 का भाग देते हैं तो आपके पास टाइम आएगा, ये रहा 35 दिन। टाइम कितना आएगा, 35 दिन। तो आपका कैलकुलेशन ये रहा। थोड़ा सा तरीका लंबा है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं, यदि 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। पहले आपको काम ज्ञात करना है, फिर ये फॉर्मूला है एलसीएम, और ये कर लीजिए। प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है और इजीली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक भी जरूर करें यदि समझ आ रहा है तो। यदि a माइनस बी आपके 5 है, a माइनस बी का मान कितना दे रखा है 5, और a इंटू बी का मान कितना है 24 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ये क्वेश्चन मैंने 2-4 एग्जाम में देख लिया है, तो आपके भी जरूर मिल जाएगा। ए की फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समीकरण याद कर लीजिए। इस समीकरण को खोलते हैं तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि इस फॉर्मूला को आप यूज करते हैं तो आप एग्जाम में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखें, तो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 5 लिख दीजिए, और ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। फिर आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो इसे आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको a इंटू बी की वैल्यू 24 दे रखी है, 2 यानी कि उसे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 24 का 2 गुणा 48 होता है। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इस 24 को उधर भेज दीजिए, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 25, और ये इधर 48 माइनस का है, तो इधर आके आपके 48 प्लस का हो जाएगा। अब आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और 24 और 48 को जोड़ते हैं तो आई थिंक 73 आता है। आप ऐड करके देख लीजिए। वैसे भी आपको पता है कि 50 और 25 कितने होते हैं, 75, और 75 में 2 कम, यानी कि 73 आपका आंसर होगा। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। डायरेक्ट कर दीजिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर। बस एक फॉर्मूला आपको यूज करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग इसे ध्यान रखिए। यानी कि मान लेते हैं एक पिता है x वर्ष का और उसका पुत्र है y वर्ष का, दोनों की वर्तमान उम्र है, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 वर्ष। यानी कि मान लेते हैं एक लड़का है, उसकी 20 वर्ष उम्र है, और पिता है उसकी उम्र 40 वर्ष है, यानी कि दोनों का योग कितना है 60 वर्ष है। तो मैंने पिता की आयु को x लिखा है और पुत्र की आयु को y लिखा है, और दोनों को जोड़ना है तो 60 वर्ष आ रहा है। ये इसकी प्रेजेंट एज है। कौन सी है, वर्तमान उम्र है। कहा है अब से 5 साल बाद, यानी कि ये लिख देते हैं 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा। एक्स में भी 5 साल जुड़ेंगे, क्योंकि उसके पिता भी 5 साल बड़े होंगे और वो पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा, यानी कि अभी 60 है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की उम्र में 5-5 जुड़े हैं, यानी कि टोटल 10 जुड़ा है। तो ये 5 और 2 है ना, ये 70 है। किन का मान है, तो आपको देखना है टोटल आयु कितनी है 70,
और ये किन का बंटवारा है, तो दोनों का बंटवारा है। और दोनों का अनुपात कितना है, 5 और 2 होते हैं 7, यानी कि दोनों को आपको 7 में बांटना है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसे पुत्र के अनुपात से गुणा कर दीजिए। पुत्र का ये वाला अनुपात है, आप कहेंगे पुत्र का 2 क्यों है, 5 क्यों नहीं है, क्योंकि पुत्र का नाम बाद में लिखा है, जिसका बाद में नाम होता है उसका अनुपात भी 2 बाद में वाला होता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या किया मैं फिर से आपको बता देता हूँ। टोटल एज क्या है, तो टोटल एज आप कहेंगे 70 वर्ष है 5 साल बाद। टोटल अनुपात 5 साल बाद क्या है, तो आप कहेंगे टोटल अनुपात है आपका 7। और हमें ज्ञात क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि पिता की ज्ञात करते तो 5 से मल्टीप्लाई करते, पुत्र की ज्ञात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आपका आएगा 20 वर्ष, तो आप पहला ऑप्शन कर देंगे और यहाँ आपकी हो जाएगी गलती। गलती कैसे हो जाएगी, ये जो हमने ज्ञात किया ये 5 साल बाद का है, ये है 5 साल बाद की आयु, लेकिन हमें ज्ञात करनी है वर्तमान आयु, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ज्ञात करने के लिए 5 वर्ष कम कर दीजिए। अभी जो आपकी 20 वर्ष आयु आई है उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि पुत्र की आयु है आपके 15 वर्ष, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करके बता देता हूँ, ये लिखना भी पड़ता है क्योंकि PDF डिजाइन हो रही है, तो मुझे लगता है आपको लिखकर समझाना भी जरूरी है। तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि 5 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि 5 वर्ष आपको माइनस करना है, 15 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। इसका भी मैंने आंसर आपको इजीली बता दिया है, बस 2 आपको लाइनें लिखनी थी, आंसर आ गया। ये देखिए जनरल साइंस का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। इससे एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है, यानी कि ये NPCIL के एक पेपर में आया था, राउत बाटा पेपर में, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान बताइए, तो वहां आपको करना था m। क्यों, क्योंकि एक लाइन याद कर लीजिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर होता है वही और ग्रह पर होता है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा सदैव समान रहता है। तो यदि पृथ्वी पर 100 किलोग्राम द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम होगा। तो एक लाइन याद कर दीजिए, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा सदैव समान रहता है। हमेशा और सदैव मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि सदैव समान रहता है, यानी कि हमेशा एक जैसा रहता है द्रव्यमान। भार बदल जाता है, भार होता है ना, यहाँ लिखना था, भार हमेशा बदल जाता है, वो ग्रह पर डिपेंड करता है, लेकिन द्रव्यमान आपका सेम रहता है। द्रव्यमान से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको नंबर देगा कि 100 किलोग्राम पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर बताओ, मंगल पर बताओ, तो आपको 100 ही करना है क्योंकि कभी चेंज नहीं होता। एक आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट देगा, M हो है, N है, तो आपको वो वाला सेम करना है। एक आपसे पूछता है कि द्रव्यमान से संबंधित कौन सी बात सत्य है, तो द्रव्यमान समान रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो वो आपको करना है हमेशा समान रहता है। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और ये 2-4 बार मैंने देख लिया है, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, NPCIL राउत बाटा में आ चुका है, आपके भी आ सकता है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, ITI बेस्ड नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे ALP टेक्नीशियन, नेवी ट्रेड्समैन, CPRI टेक्नीशियन, दिल्ली मेट्रो, NPCIL स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, बार्क आपकी, DRDO हुआ, इसरो हुआ, इसरो में भी मैथ है तो नॉन टेक का पार्ट तो है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हों। यदि इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। प्लेलिस्ट हर एग्जाम की बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर देंगे। देखिए पहली तो आपको एक लाइन समझनी है, अभिकारकों की कुल ऊर्जा यानी कि एक अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुई जिससे उत्पादन अधिक है, यानी कि कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, यानी कि ऊष्मा मुक्त हुई है, यानी कि ऊष्मा निकली है, ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ी, ऊष्मा अधिक थी और उसे निकाला गया है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी, यानी कि ऊष्मा को छोड़ा गया है। और एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसमें क्या होता है कि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से कम होती है और उसमें ऊष्मा की बाहर से आवश्यकता पड़ती है, इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। दोनों एग्जाम्पल अच्छे हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों की परिभाषाएं याद कर लीजिए। आगे है आपके क्वेश्चन है कि एक खाली पुल को भरने के लिए 2 नल लगे हुए हैं। अभी जो कार्य ऊर्जा आया था ना, उसी संबंधित क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नल है, एक 10 मिनट में भरता है और दूसरा 15 मिनट में भरता है। तो मान लेते हैं कि एक नल है A और एक नल है B। पहला नल उसे भरता है 10 मिनट में, ये है आपका टाइम, और दूसरा भरता है उसे 15 मिनट में। पहला नल 4 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया, यानी कि पहले नल को 4 मिनट खुला छोड़ा, फिर उसे बंद कर दिया गया, और उसके बाद
काम करना बंद कर देता है। पुल को भरने के लिए दूसरे नल को कितनी आवश्यकता है या कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं एक टंकी है और वो मान लेते हैं कितने लीटर की है। लीटर ज्ञात करने के लिए यानी कि टोटल कार्य ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए इन दोनों का एलसीएम या फिर कोई ऐसी संख्या जो दोनों से कटे। तो मैं एक संख्या ले लेता हूँ 30 जो दोनों से कटेगी। अब एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, ये आपकी एफिशिएंसी है, ये टोटल आपका वर्क है और ये टोटल टाइम है। एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए वर्क में टाइम का भाग देते हैं तो ये आपका 3 आएगा और ये आपका 2 आएगा। ये एफिशिएंसी आ गई है। अब पहला 4 मिनट खुला छोड़ता है, 1 मिनट में वो 3 लीटर भरता है और पूरा 30 लीटर की टंकी है। अब मैं इसे एक बार बेसिक लैंग्वेज में समझा दूं। ये कहना यूं चाह रहा है कि एक 30 लीटर की टंकी है और ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, यानी कि 10 मिनट में 30 लीटर पूरी भर देता है। बी है वो 1 मिनट में 2 लीटर ही भर पाता है और वह 15 मिनट में पूरी 30 लीटर भर देता है। तो ए को 4 मिनट चालू किया तो ए 4 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 3 लीटर भरता है तो 4 लीटर में उसने 12 लीटर भर दी होगी। ए ने कितना भरा, तो आप कहेंगे ए ने 12 लीटर भर दी। अब बी की बारी। अब ए को कर दिया इसने, बंद कर दिया, अब बी भरेगा। तो बी क्या भरेगा, जो भर चुकी है उसके बाद वाला हिस्सा है ना। तो अब देखिए 30 लीटर पूरी थी जिसमें से 12 लीटर भर गई, यानी कि 18 लीटर बची है। अब 18 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है। क्या फॉर्मूला होता है, फिर से लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें टाइम ज्ञात करना है। एफिशिएंसी हमें बी की पता है, कितनी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी 2 है और वर्क टोटल कितना है, तो टोटल 30 लीटर की टंकी है। अब हमें टाइम ज्ञात करना है तो 30 में उसका भाग दे दीजिए, यानी कि 15 आपकी मिनट। कहीं मिस्टेक होगी क्या, हाँ मिस्टेक यहाँ हो गई ना कि उसे कितना भरना है, तो टोटल उसे नहीं भरना है, टोटल उसे नहीं भरना है। टोटल उसने कितना भर दिया है, 12 लीटर उसने भर दिए। यहाँ से देखिए पेज पलटने की वजह से कमी हो गई। ए ने क्या 12 लीटर भर दी है। अब टोटल बची कितनी है, तो आप कहेंगे अब 18 लीटर बची है, यानी कि टोटल वर्क कितना बचा है, तो आप कहेंगे 18 लीटर बचा है। वो 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए हमें टाइम ज्ञात करने के लिए अब कर दीजिए 18 में 2 का भाग, यानी कि उसे लगेगा 9 मिनट का समय। अब इसे एक बार फिर से समझाऊंगा। ये देखिए 9 मीटर आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर है। लेकिन अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, कि ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है तो उसे 4 मिनट खुला छोड़ा गया, यानी कि वो 4 मिनट में 12 लीटर भर देता है। बाकी बचा आपके 18 लीटर, वो उसे 9 मिनट में बी वाला भर देगा। तो समझ लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया जाता है। अब देखिए किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जो भार है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये आप याद ही कर लीजिए डायरेक्ट। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसके द्वारा उसका भार या फिर वजन है वो डिसाइड किया जाता है। और भार हर जगह अलग अलग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब किया गया कार्य, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी मैं लिखवाना भूल गया। एक पूछा जाता है बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। बीएमआई जिसे डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति मोटा है या फिर नहीं, यानी कि मोटापा उसे हो चुका है या फिर नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ये वाली याद ही कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, आपके भी आ सकती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण की वैल्यू कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन वो देना भूल गया या फिर अच्छा दे रखा है, हाँ उसने ये रहा। ज़्यादातर बच्चे क्या करके आएंगे, 90 डिग्री बच्चे करके आएंगे कि यदि किन्हीं बल की दिशा और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण होगा तो सबसे ज़्यादा कार्य होगा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होने वाला है। देखिए मैं कहता हूँ, पहले तो आपको समझ लेना है विस्थापन क्या होता है। इसे एस से दर्शाते हैं और इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये आपका ए बिंदु है, यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक गया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ भी गया, फिर मैंने कहा कि अब मेरा टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल दूरी ज्ञात करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा आप कितना चले हैं, आप इतना चले हैं, ये आपकी टोटल दूरी है। लेकिन विस्थापन होता है, विस्थापन की परिभाषा है प्रारंभिक दूरी और जो आपकी अंतिम दूरी है उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी ये वाली है, ये वाली है कि ये मेरा शुरुआती पॉइंट, ये मेरा बीच वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो कम से कम दूरी होगी इसे विस्थापन कहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापन कब होगा, जब 0 डिग्री का एंगल होगा। कैसे, अब देखिए मैं चलता हूँ,
मैंने यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ से चला और यहाँ तक गया, ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, फिर यहाँ चला मैं, ये 4 मीटर है। अब देखिए टोटल आप क्या ज्ञात करेंगे तो क्या कहेंगे 25। तो इसे मैं एक बार मान लेता हूँ कि ये 3 आपके मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आप कहेंगे ये न्यूनतम दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। टोटल मैंने 7 मीटर तय की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो आएगा वो 5 मीटर आएगा, क्योंकि आपको कर्ण ज्ञात करना आता है, ये कर्ण हो गया। लेकिन मैं कहूँगा कम से कम मेरी दूरी क्या होनी चाहिए, कार्य मेरा अधिक होना चाहिए। कार्य मैं अधिक करूँगा तो देखिए मैंने यहाँ तक तो 7 मीटर ही तय की है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, फिर यहाँ चलता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मैंने कार्य तो अधिक किया है। कैसे किया है, 3 चला, 4 चला, 3 चला और 4 चला, टोटल कितनी हो गई, तो आप कहेंगे मैं 14 किलोमीटर 14 मीटर चला हूँ, लेकिन मेरा विस्थापन कितना है, विस्थापन मेरा 0 है। यदि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा, तो मैंने अधिक से अधिक कार्य किया या सर्वाधिक काम किया है जब दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो। मैंने अपनी ओर से जो समझा सकता हूँ वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो उसका औसत क्या होगा। औसत में एक ही बात याद कर लीजिए, दो चीज़ों के बीच का आधा करते हैं, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा करना है, वो आपका औसत होगा। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। क्लास बड़ी हो चुकी है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ।